नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये इसका 5वां पार्ट है। इसके 4 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने कराए थे। आप सभी को पता होगा कि आपके जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इंडियन जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी क्लासेस को बनाया जा रहा है। साथ ही साथ साइंस के भी और छत्तीसगढ़ जीएस के भी मैंने बहुत सारे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, स्पेशली आपका प्रयोगशाला परिचारक की एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास का लोग शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना और पढ़कर बताना कि किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, वो आपका भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारी वर्षा वाले, ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है जी, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के किस किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आपको याद रखना है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ऊपरी असम। ठीक है, ऊपरी असम वाले क्षेत्र में, ऊपरी असम वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है? आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर मैं हमारे भारत की बात करूं तो भारत में लक्षद्वीप हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऊपरी असम वाले क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष प्रमुख है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आबनूस हो जाएगा। आबनूस। आबनूस के बाद ध्यान रखना है महोगनी। ठीक है, महोगनी के बाद आपको याद रखना है शीशम। ठीक है, आबनूस हो जाएगा आपका, महोगनी हो जाएगा, महोगनी के बाद आपका शीशम हो जाएगा। शीशम के बाद आपको ध्यान रखना है, शीशम के बाद आपका रबर। ठीक है, शीशम के बाद क्या हो जाएगा जी आपका रबर। रबर के बाद आपको ध्यान रखना है सिनकोना। ठीक है, रबर के बाद सिनकोना। तो ये सभी जो वृक्ष है प्रमुख रूप से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? इसका सही आंसर लक्षद्वीप। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है वो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है ना। भारत के किस किस क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऊपरी असम वाले क्षेत्र है ना, इन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगर मैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्षों की बात करूं तो याद रखना है आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर, सिनकोना, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख वृक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में चलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसकी शांत घाटी में पाया जाता है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, दिल्ली या मेघालय। बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसकी शांत घाटी में पाया जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका शांत घाटी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपका साइलेंट वैली, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली। तो जो आपका शांत घाटी या साइलेंट वैली कौन से राज्य में है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ना, ये आपका केरल की शांत घाटी में पाया जाता है। तो जो साइलेंट वैली है वो कौन से राज्य में है, तो आपको ध्यान रखना है जी केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में आपका उष्णकटिबंधीय, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती, और एक प्रकार से देखा जाए तो कांटेदार वन पाया जाता है। कहाँ? आपका राजस्थान में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेघालय में, तो मेघालय में आपको याद रखना है, मेघालय में क्या चीज़? मेघालय में आपका पर्णपाती वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका पर्णपाती वन। ठीक है, मेघालय में पर्णपाती वन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है,
वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये कहाँ के आपका शांत घाटी में पाया जाता है? तो केरल के शांत घाटी में। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका एसएससी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में भी, कि साइलेंट वैली कौन से राज्य में व्यवस्थित है? तो आपको बताना है केरल में। कहाँ जी? केरल में, है ना। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये आपका केरल की शांत घाटी में पाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिर वन का संबंध किससे है? शेर से, गैंडा से, हाथी से या मगरमच्छ से? आपको बताना है कि गिर वन का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेर। जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना जी, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेरों के लिए एक संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। याद रखना, जो आपका जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए आपका संरक्षित, एशियाई शेरों के लिए संरक्षित क्या है? आपका एक अभ्यारण्य है। ये आपको याद रखना है, संरक्षित अभ्यारण्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपका एशियाई शेर की बात करूं, है ना, तो ये क्या है? एक प्रकार से एक लुप्त प्राय जीव है। क्या है जी? आपका लुप्त प्राय जीव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है गुजरात में है। कहाँ है जी? आपका गुजरात में। इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1412 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? गुजरात में है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कितना है आपका? 1412 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो गिर वन का संबंध किससे है? तो शेर से है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के संरक्षित अभ्यारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो वो है आपका एशियाई शेर है, वे लुप्त प्राय जीव हो गए हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो गुजरात से है। अगर इसका मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना आपका? 1412 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? बढ़िया प्रश्न है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निच्छालन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है लाल और पीली मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा जलोढ़ मिट्टी और चौथा लैटेराइट मिट्टी। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? तो निक्षालन प्रोसेस या निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और इसी निक्षालन प्रक्रिया को लीचिंग, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लीचिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो आपका लैटेराइट मिट्टी है, इसको हमारे छत्तीसगढ़ में आपका मुरमी माटी, ठीक है, मुरमी माटी या भाठा माटी, ठीक है जी, भाठा माटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो आपका लैटेराइट मिट्टी होता है ना जी, लैटेराइट मिट्टी आपका लैटेराइट मिट्टी, इसको आपका बागवानी फसल उगाने के लिए इसको क्या किया जाता है? प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। बागवानी फसल के लिए प्रमुख रूप से कौन सी मिट्टी को प्राथमिकता दिया जाता है? लैटेराइट मिट्टी। मतलब जो बागवानी फसल है वो लैटेराइट मिट्टी में अच्छे तरीके से क्या होते हैं, मतलब डेवलप करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसको छत्तीसगढ़ में मुरमी माटी या भाठा माटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और लैटेराइट मिट्टी में प्रमुख रूप से बागवानी फसल उगाया जाता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो जो पाट वाले प्रदेश है ना, जैसे कि मैन पाट हो गया, है ना, आपका जसपुर पाट, तो जो पाट वाले प्रदेशों में मुख्य रूप से आपका लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका लैटेराइट मिट्टी का। किसका? लैटेराइट मिट्टी का। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो काली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हार माटी के नाम से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो कन्हार मिट्टी, ठीक है, कन्हार मिट्टी। और कन्हार मिट्टी को आपका भर्री मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चना का जो पैदावार है प्रमुख रूप से आपका काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है, चना का, आपका सोयाबीन का, कपास का, सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और काली मिट्टी में जो काला रंग होता है ना जी, वो आपका फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? फेरिक टाइटेनियम के कारण,
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में आपका कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कछारी मिट्टी के नाम से, ठीक है। इसको कछारी माटी के नाम से जाना जाता है। लाल और पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी माटी, ठीक है, मटासी माटी के नाम से जानते हैं, मटासी माटी के नाम से जाना जाता है। और ये लाल और पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। और इसमें प्रमुख रूप से धान की खेती किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपका लाल और पीली मिट्टी पाया जाता है। तो मैंने क्या क्या बताया, देखो प्रश्न था हमारा कि उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही आंसर लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मुरमी माटी या भाठा माटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बागवानी फसल प्रमुख रूप से लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से बागवानी फसल के लिए लेटेराइट मिट्टी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसी को आपका भवन निर्माण संबंधी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मैंने बताया जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को कन्हार माटी, है ना, इसी को आपका भर्री मिट्टी बोलते हैं, इसी को आपका रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसी को आपका कपासी माटी कहा जाता है, ठीक है। इसी को आपका स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको? काली मिट्टी को। काली मिट्टी का क्या क्या नाम है? देखो कन्हार माटी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। और दरारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और याद रखना इसी काली मिट्टी में आपका जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया लाल और पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी माटी बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मटासी माटी। और अगर हमारे छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ तो सर्वाधिक तौर पर लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है ना। और जिसमें प्रमुख रूप से आपका चावल को उगाया जाता है जी, है ना। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पलवार और लवणन। बताना है कि मिट्टी में गिरावट के लिए आपका कौन जिम्मेदार है? मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पलवार और लवणन। देखो आपका मृदा अपरदन तो जिम्मेदार है, ठीक है। मिट्टी में गिरावट के लिए मृदा अपरदन तो जिम्मेदार है, साथ ही साथ मरुस्थलीकरण भी आपका क्या है? जिम्मेदार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका लवणन, है ना, ये भी आपका क्या है? जिम्मेदार है, जबकि इसमें पलवार नहीं हो जाएगा। पलवार किसे कहते हैं? याद रखना जब मिट्टी की सतह गीली घास के साथ, याद रखना पलवार किसे कहा जाएगा? आपको याद रखना है कि जब मिट्टी की सतह गीली घास के साथ कवर हो जाता है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो जब मिट्टी की सतह गीली घास के साथ, ठीक है, गीली घास के साथ कवर हो जाता है, गीली घास के साथ कवर हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? जी आपका पलवार कहते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? पलवार। तो पलवार होने के लिए मतलब पलवार होने से मिट्टी की क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पास क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मिट्टी में गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आपका मृदा अपरदन हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा और लवणन हो जाएगा, ठीक है। पलवार मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी की सतह गीली घास के साथ कवर हो जाता है तब उसे पलवार कहते हैं, है ना। तो देखो भाई मिट्टी की सतह में घास है वो आ गया, तो क्या उससे मिट्टी का जो आपका क्वालिटी है उसमें गिरावट होगा? नहीं होगा, है ना। अगर हम बात करें मृदा अपरदन में मिट्टी में गिरावट होता है, मरुस्थलीकरण से भी मिट्टी में गिरावट होता है ना, लवणन से भी आपका मिट्टी में गिरावट होता है, लेकिन आपका पलवार से क्या होता है? मिट्टी में गिरावट नहीं होता। मृदा अपरदन की बात करूँ तो मृदा अपरदन में प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जो मिट्टी के जो कण होते हैं ना अपने मूल कण से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। वर्षा के द्वारा या हवा के द्वारा जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं अपने मूल कण से अलग हो जाते हैं, ये कहलाता है आपको मृदा अपरदन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, तो देख लो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा, फिर एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ। देखो मिट्टी में गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर आपका मृदा अपरदन हो जाएगा, पलवार हो जाएगा और आपका मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और लवणन, ठीक है। पलवार इसमें नहीं आएगा। पलवार मतलब क्या होता है कि जब मिट्टी की सतह गीली घास के साथ कवर हो जाता है तब उसे पलवार कहा जाता है। तो पलवार से मिट्टी में गिरावट नहीं होता है ना। मृदा अपरदन से, मरुस्थलीकरण से और लवणन से आपका क्या होता है? मिट्टी में गिरावट होता है, ये आपको याद रखना है। तो मिट्टी में गिरावट के लिए जिम्मेदार मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और आपका लवणन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के कटाव का घटक नहीं है? भू विक्षेपी, पवन, वर्षा, नदी या गुरुत्वाकर्षण।
कौन मिट्टी के कटाव का घटक नहीं है, मतलब किसके द्वारा मिट्टी में कटाव नहीं होता है। देखो वर्षा से तो होता है, वर्षा से मिट्टी का कटाव होता है, नदी से भी होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण से भी होता है। जो आपका भूविक्षेपी पवन है ना, इसके कारण आपका मिट्टी में कटाव है ये आपका नहीं होता, ठीक है। देखो भूविक्षेपी पवन ये आपका वायुमंडल में बहुत ऊपर बहती है, ठीक है, और ये आपका मिट्टी के कटाव को सीधे प्रभावित नहीं करती है। ध्यान रखना, जो भूविक्षेपी पवन है ये आपका वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में बहुत ऊपर में बहती है, ठीक है, बहुत ऊपर में बहती है, ये वायुमंडल में बहुत ऊपर में बहती है और मिट्टी के कटाव को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, और मिट्टी के कटाव को प्रभावित नहीं करती है, मिट्टी के कटाव को प्रभावित नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका वर्षा है, नदी है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सब आपका मिट्टी के कटाव के घटक है, मतलब मिट्टी के कटाव को प्रभावित करते हैं। जबकि भूविक्षेपी पवन है ये वायुमंडल में बहुत ऊपर में बहती है, जो मिट्टी के कटाव को प्रभावित नहीं करती है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? चावल, चना, अरहर या गेहूं। बताना है कि मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका चना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चना, है ना। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जल और हवा के प्रभाव से जो मृदा के कणों को अलग करके हटा देती है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका जो चना का जो पौधा होता है ना जी, चना का पौधा, तो चना के पौधे में आपको मृदा को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अच्छी होती है। याद रखना, चना के पौधे में मृदा को धारण करने की क्षमता, मृदा को धारण करने की क्षमता क्या होती है आपका? अच्छी होती है, ठीक है। मृदा को धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। जो ऑप्शन दिए गए ना, इन सभी ऑप्शन में अगर मैं सभी का कंपैरिजन करूं तो याद रखना कि चना के पौधे में मृदा को धारण करने की क्षमता क्या होती है आपका? अच्छी होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो चना का जो पौधा होता है ना, ये आपका मृदा के कटाव को रोकता है। साथ ही साथ क्या करता है, चना का जो पौधा है मृदा के कटाव को रोकता है, मृदा के कटाव को क्या करता है जी आपका? रोकता है, ठीक है, मृदा के कटाव को रोकता है। तो क्वेश्चन था कि मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका चना, ठीक है। चना के पौधे में मृदा को धारण करने की क्षमता अच्छी होती है और ये मृदा के कटाव को रोकती भी है, ठीक है। और मैंने बता दिया कि अपरदन, मृदा अपरदन किसे कहेंगे, तो मृदा अपरदन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जल और हवा के प्रवाह से मृदा के कणों को अलग करके हटा देती है, ठीक है। जो मृदा के जो कण होते हैं ना, वो आपकी मूल कण से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं मृदा अपरदन के केस में। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा चना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा या तेलंगाना, ठीक है। देखो, किसे भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा राज्य की लगभग 80% जो आबादी है ना जी, आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंडेड है, ठीक है। हरियाणा राज्य की लगभग 80% जो आबादी है ना, ये आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंडेड है? कृषि पर डिपेंडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध जो बासमती चावल है, इसका उत्पादन इसी हरियाणा में बहुतायत होता है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध, आप सभी ने नाम तो सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल, विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल, इसका जो उत्पादन है, विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल का उत्पादन है, ये आपका हरियाणा में सर्वाधिक होता है। कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या होता है आपका? सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल का उत्पादन हरियाणा में सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि यहाँ की जो आबादी का जो 80% है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंडेंट होता है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा, ठीक है। चलिए, और हरियाणा के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, हरियाणा राज्य को ना 1966 में इसको पंजाब से अलग करके बनाया गया था। हरियाणा राज्य को 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया था। अगर मैं हरियाणा के आपका जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 573 है। अगर मैं हरियाणा राज्य के लिंगानुपात की बात करूं तो 879 है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या घनत्व 573, लिंगानुपात 879 हो जाएगा, ठीक है। साक्षरता दर आपका 75.5% है ना। लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर क्या है? 75.5। और यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है जी? राजकीय
राजकीय वृक्ष पीपल है, याद रखना। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है आपका? पीपल है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? कमल है। राजकीय पुष्प क्या है आपका? कमल है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। मैंने क्या क्या बताया? 573 क्या है जनसंख्या घनत्व, तो है ना। उसके बाद लिंगानुपात 879 है ना, और लिटरेसी रेट 75.5% है, और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा यहाँ का? कमल हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजकीय पशु अगर बोलेगा राजकीय पशु, तो राजकीय पशु हो जाएगा जी आपका काला हिरण, ठीक है। राजकीय पशु अगर बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है, राजकीय पशु यहाँ का हो जाएगा काला हिरण। क्या हो जाएगा? काला हिरण। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्या? हरियाणा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हरियाणा, थर्ड ऑप्शन। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो हरियाणा को, है ना। हरियाणा राज्य को 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया था। यहाँ की 80% जो आबादी है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंडेड है, ठीक है। और विश्व प्रसिद्ध बासमती चावल का उत्पादन हरियाणा में सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिंगानुपात बताया 879, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व बताया 573, लिटरेसी रेट बताया 75.5%, ठीक है। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प कमल, राजकीय पशु काला हिरण, ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम 1 में दी गई स्लेश एंड बर्न कृषि का कॉलम 2 में दिए गए राज्य या क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। पीसीएस कुछ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, कॉलम 1 में दी गई स्लैश एंड बर्न कृषि का कॉलम 2 में दिए गए राज्य या क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2, एक तरफ आपका कृषि पद्धति का नाम है और एक तरफ आपका राज्यों के नाम है, तो आपको इसको मिलान करना है। देखो, झूमिंग उड़ीसा, खील दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उसके बाद ब्रिंगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और वालरे हिमालयन पट्टी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला का हो जाएगा आपका, देखो पहला का झूमिंग का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तो पहला का सी होगा, है ना। झूमिंग आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, तो पहला का सी, मतलब ये पहला का सी, है ना। और दूसरा जो खील है, खील आपको ध्यान रखना है, खील आपका हिमालयन पट्टी, ठीक है। जो आपका स्लैश एंड बर्न कृषि है ना, उसको आपका जो आपका हिमालयन पट्टी में किस नाम से जानते हैं? खील नाम से जानते हैं। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में झूमिंग के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा का आपका डी हो जाएगा। तीसरा का देखो ब्रिंगा, आपका जो ओडिशा में आपका स्लैश एंड बर्न कृषि को किस नाम से जानते हैं? ब्रिंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो आपका वालरे आपको ध्यान रखना है, आपको दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्लैश एंड बर्न कृषि को वालरे के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या क्या यहाँ पर जाना? हमने ये जाना कि याद रखिएगा, आपका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो स्लैश एंड बर्न कृषि है, इसको आपका झूमिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपका जो हिमालयन पट्टी है, हिमालयन पट्टी में स्लैश एंड बर्न कृषि को आपका खील के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया कि जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, सॉरी ये आपका ओडिशा में आपका जो स्लैश एंड बर्न कृषि को ब्रिंगा के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद मैंने बताया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आपका स्लैश एंड बर्न कृषि को वालरे के नाम से जानते हैं। चलो मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। हिमालयन पट्टी में किस नाम से जानते हैं? खील के नाम से जानते हैं, ठीक है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र याद रखना है जी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आपका झूमिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झूमिंग के नाम से। उसके बाद देखिए आपका ओडिशा में जो आपका स्लैश एंड बर्न कृषि है, इसको आपका वो ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रिंगा के नाम से, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? वालरे के नाम से, ठीक है, वालरे। देखो, पहला का आपका क्या हो जाएगा? आपका सी, है ना, और दूसरा का हो जाएगा आपका डी, और तीसरा का हो जाएगा आपका ए, और चौथा का हो जाएगा आपका बी। तो इस बातों को आपको याद रखना है। जो चीज़ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, और कारण है भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। देखो, ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है और आर गलत है। चौथा, ए गलत है और आर सही है। बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखो, कथन ए बोल रहा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। पहला तो बिल्कुल सही है ना। जो हरित क्रांति आया था उसके तहत जो
भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है ना, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन कारण क्या बोला जा रहा है, देखो कारण क्या बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। देखो जो कारण है ना, ये भी एक प्रकार से हमारा सही है कि भारत में जो हरित क्रांति है ना, इसके कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ना कथन है वो कारण को, सॉरी जो कारण है कथन को एक्चुअल रूप से स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो दोनों सही है। पहला कथन बोल रहा है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, और इसका कारण बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। तो देखा जाए तो दोनों जो कथन दिए गए ना, मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन जो दिया है ये भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है जो कारण है वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि आपका आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को पता होगा जी नॉर्मल बोरलाग, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बोरलाग मैं लिख दे रहा हूँ, देखो नॉर्मल नॉर्मल बोरलाग को आपका हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको, नॉर्मल बोरलाग को। इसको आपको हरित क्रांति के जनक, इसको हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। इन्हें आपका 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका नॉर्मल बोरलाग को ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 2006 में से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। कब, आपका 2006 में से पद्म विभूषण के सम्मान से भी इसको सम्मानित किया गया। किसको जी, आपका नॉर्मल बोरलाग को, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1966 में, है ना। और स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुआ है, और स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर भारत में पूछेगा तो स्वामीनाथन आंसर लगाना है, लेकिन हरित क्रांति के जनक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्मल बोरलाग जब ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको आंसर क्या लगाना है, नॉर्मल बोरलाग को, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। पूरा नाम हो जाएगा आपका एम.एस. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक मानने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, जिसमें आपका एम.एस. स्वामीनाथन का नाम नहीं दिया गया है, नॉर्मल बोरलाग का नाम दिया है, तो आपको सीधा आंसर लगाना है नॉर्मल बोरलाग, ये आपको याद रखना है ना। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। और भारत में हरित क्रांति के कारण क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है, ये भी आपका कारण भी सही है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कारण है ना, वो कथन का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, यह फसल मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में केंद्रित है। फसल को कम, मध्यम और उच्च भूमि स्थितियों में उगाया जा सकता है, जिसमें नमी की कमी और पानी की स्थिर स्थिति दोनों होती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है, जबरदस्त प्रश्न है जी, है ना। यह फसल मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में केंद्रित है, मतलब इस फसल को प्रमुख रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में उगाया जाता है, और फसल को कम, मध्यम और उच्च भूमि स्थितियों में उगाया जा सकता है, जिसमें नमी की कमी और पानी की स्थिर स्थिति दोनों होती है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है, कपास, जूट, गन्ना या टमाटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको जूट। आपको पता लग गया कि जूट को मुख्य रूप से आपका पूर्वी और पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वी और जो आपका पूर्वोत्तर जो भारत है ना, इस क्षेत्र में उगाया जाता है। और ये जो आपका जूट होता है, इसको आपका कम, मध्यम और उच्च भूमि स्थितियों में उगाया जा सकता है ना। कम, मध्यम और आपका उच्च भूमि स्थितियों में उगाया जा सकता है, और इसमें नमी की कमी और पानी की स्थिर स्थिति दोनों होती है, ठीक है। और कौन सी वो फसल है तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा, आपका जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका जूट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में चावल को खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चावल कौन सा फसल है, खरीफ की फसल है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में चावल को खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, पहला हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, दक्षिणी राज्यों में जलवायु परिस्थितियों में एक कृषि वर्ग में चावल की एक से अधिक फसल की खेती की अनुमति मिलती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना, दक्षिणी राज्यों में जलवायु परिस्थितियों में एक कृषि वर्ष में चावल की एक से अधिक फसल की खेती की अनुमति मिलती है, ये भी सही है, याद रखिएगा। तीसरा देखो, बाजरा को आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है, ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाजरा को गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है जी, ठीक है। बाजरा को आपका गर्म और शुष्क जलवायु
गर्म और आपका शुष्क जलवायु, यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि बाजरा को आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। बाजरा को आपका गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है, ठीक है, परिस्थितियों में बोया जाता है, परिस्थितियों में बोया जाता है, ये आपको याद रखना है। बाजरा को गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है। तो पहला और दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा हमारा गलत है। तो आपको इसमें से कौन सा कथन सही है ये पहचानना था। इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, उत्तर पश्चिम भारत में चावल को खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, दक्षिणी राज्यों में जलवायु परिस्थितियों में एक कृषि वर्ष में चावल की एक से अधिक फसल की खेती की अनुमति मिलती है, ठीक है, दक्षिणी राज्यों में देखा जाए तो पहला और दूसरा हमारा सही है। और तीसरा बोला जा रहा है कि बाजरा को आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। बाजरा को गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि या फसलों के समूहों को तराई और नदी के डेल्टा की उपजाऊ सैलाबी मिट्टी में बहुतायत में उगाया जा सकता है, जहां गर्मी का तापमान उच्च हो और वर्षा 180 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक परिवर्तित होती रहती हो। गेहूं और गन्ना, कपास, मक्का और मोटा अनाज, चावल, जूट और चाय। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। एक बार पुनः क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि या फसल के समूहों को तराई और नदी के डेल्टा की उपजाऊ सैलाबी मिट्टी में बहुतायत में उगाया जा सकता है, जहां गर्मी का तापमान उच्च हो, देखो गर्मी का तापमान उच्च हो और वर्षा 180 टू 250 सेंटीमीटर तक परिवर्तित होती रहती हो। इसका सही आंसर देखो, गेहूं और गन्ना, कपास, मक्का और मोटा अनाज, चावल, जूट और चाय। इसका सही आंसर आपका चावल, जूट और चाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी आपका? चावल, जूट और चाय, ठीक है, चावल, जूट और चाय इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पास बोला गया कि जहाँ गर्मी का तापमान उच्च हो और वर्षा 180 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक परिवर्तित होती रहती हो, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन है ना, ये किसके लिए अनुकूल है? तो चावल के लिए, जूट के लिए और चाय के लिए। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? अलसी, सरसों, मूंगफली और तिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी हमारा तिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिल, है ना। तो जो तिल है वो आपका उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में आपका रबी की फसल है। इसका सही आंसर आपका तिल हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को प्रमुख खरीफ फसल के नाम आप लोग को याद करा दे रहा हूँ। खरीफ फसल, उसके बाद हम लोग याद करते हैं प्रमुख रबी फसल। चलो, खरीफ फसल में आप सभी को पता होगा, खरीफ फसल में हो जाएगा आपका बाजरा, ज्वार, मक्का, है ना। आपका खरीफ फसल में हो जाएगा जी बाजरा हो जाएगा, बाजरा के बाद आपका ज्वार हो जाएगा, ज्वार के बाद आपका मक्का हो जाएगा, मक्का के बाद आपका चावल हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका प्रमुख खरीफ फसल है। क्या हो जाएगा? प्रमुख खरीफ फसल, ठीक है। और बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, आपका सोयाबीन भी आ जाएगा, ठीक है, सोयाबीन, ये सब आपका प्रमुख खरीफ की फसल है। और मैं प्रमुख रबी की फसल की बात करूं तो याद रखना आप लोग को, जौ हो जाएगा, ठीक है, चना हो जाएगा, आपका सरसों हो जाएगा, जौ, चना, सरसों, है ना। और याद रखना है आपको तोरी हो जाएगा, तोरी, है ना। उसके बाद आपका जई हो जाएगा, जई के बाद रखना है गेहूँ, ठीक है। ये सब आपका प्रमुख रबी की फसल है। अगर आपसे पूछेगा जायद फसल, तो जायद फसल कद्दू हो जाएगा, कद्दू के बाद आपका खीरा हो जाएगा, खीरा के बाद आपका करेला हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है आपका, और तरबूज हो जाएगा। ये सब आपका जायद फसल है, ठीक है जी। तो प्रमुख खरीफ फसल की बात करूँ तो बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, सोयाबीन। प्रमुख रबी फसल की बात करूँ तो जौ, चना, सरसों, तोरी, जई, गेहूँ, है ना। और प्रमुख आपका जायद फसल तो आपका कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज, ये सब आपका प्रमुख जायद फसल है। तो कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल? इसका सही आंसर आपका तिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तिल, ठीक है। तिल का तेल भी होता है, तिल का लड्डू भी बनता है, सभी ने खाया भी होगा। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन आ जाएगा, तिल आ जाएगा, ठीक है। बाकी कौन कौन सा रबी फसल है, कौन कौन सा खरीफ फसल है, आप लोग और अपने से अच्छे से पढ़िए गए इसको, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। मैंने कुछ प्रमुख फसलों के बस नाम बताए हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है जी। तो इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। आप लोग नाम सुना होगा, आपका सोने की खान कहाँ है जी, इसके रिगार्डिंग एक मूवी भी आया था, KGF, है ना। चलो, तो भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में कोलार और हड्डी की खाने, है ना। कर्नाटक में आपका कोलार, याद रखना, कर्नाटक में आपका कोलार और आपका हट्टी। कर्नाटक में आपका कोलार और हट्टी की जो खाने हैं, हट्टी की खाने, ये किसके लिए फेमस है? आपका सोने के लिए फेमस है। किसके लिए? सोने के,
सोने के लिए आपका फेमस है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका कर्नाटक में कोलार और हट्टी की जो खाने हैं ना, ये आपका सोने के लिए फेमस है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। KGF मूवी आप लोगों ने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बिहार, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र। जो बॉक्साइट होता है ना, वो आपका एल्यूमिनियम कैस्क होता है। तो कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। उड़ीसा है वो देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। याद रखना, उड़ीसा है वो देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्या है जी? आपका राज्य है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बॉक्साइट के बारे में बात करूँ तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका जी एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे देश में कुल उत्पादन का लगभग आधे से अधिक जो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है ना, वो कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। कहाँ से जी? उड़ीसा से, ठीक है। हमारे देश में आधे से अधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ से होता है? उड़ीसा से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? थोरियम, कोयला, खनिज तेल और अभ्रक। कई बार पूछा गया है। कौन सा जो खनिज है वो आपका मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका थोरियम, ठीक है। जो थोरियम खनिज है केरल की मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो थोरियम है ना, इसका उपयोग आपका परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। याद रखना, जो आपका थोरियम है इसका उपयोग है परमाणु ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? इसका सही आंसर आपका थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थोरियम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें हैं? सैल, चूना पत्थर, गैब्रो और कांग्लोमरेट। बताना है कौन सी अवसादी चट्टानें हैं। देखो, आप लोग ने पढ़ा होगा चट्टानों के बारे में। तो सैल एक आपका अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है, कांग्लोमरेट भी आपका अवसादी चट्टान है। लेकिन जो आपका गैब्रो है जी, गैब्रो आपका अवसादी चट्टान नहीं है, ये आपका आग्नेय चट्टान है। कैसा चट्टान है? आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है। याद रखना है, जो गैब्रो है आपका आग्नेय चट्टान है। बाकी आपका सैल हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, कांग्लोमरेट हो जाएगा, ये सब आपका अवसादी चट्टान है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो अवसादी चट्टान होता है ना, ये क्या होता है? वो आपका सीमेंटीकरण के बाद पृथ्वी की सतह पर आपका कार्बनिक रूप से कणों के संचय होने से बनता है ना। मैंने क्या बताया कि जो आपका ये अवसादी चट्टान होता है, ये आपका सीमेंटीकरण के बाद पृथ्वी की सतह पर खनिज या कार्बनिक कणों के संचय के द्वारा बनता है, ठीक है। खनिज या कार्बनिक कणों के संचय के द्वारा बनता है। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान। जिसमें से आपका सैल, चूना पत्थर और आपका कांग्लोमरेट ये आपका अवसादी चट्टान की एग्जाम्पल है ना। लेकिन जो आपका गैब्रो है ये आपका आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन 1, 2 और 4, ठीक है। आपका जो तीसरा है ये आपका आग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है? लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज या अभ्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज याद रखना, भारत दुनिया में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में ना रूस और दक्षिण अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखना, जो भारत है वो दुनिया में मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में रूस और अमेरिका के बाद है ना। रूस और सबसे पहला रूस है ना, और दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका। रूस और दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका बोल दिया था। रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद क्या है? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। भारत दुनिया में मैग्नीज अयस्क उत्पादन में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पे है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है? तो मैग्नीज। और मैंने बताया कि जो आपका भारत है वो मैग्नीज के उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद है ना, ये आपका तीसरे स्थान पर है दुनिया की अगर बात करें तो, है ना। दुनिया में भारत है तीसरे स्थान पर है मैग्नीज के उत्पादन में। सबसे पहला रूस है, दूसरा आपका दक्षिण अफ्रीका है, तीसरा हमारा भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस, कोक, एंथ्रेसाइड या लिग्नाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिग्नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट को आपका भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। जिसमें से जो एंथ्रासाइड कोयला होता है वो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत सर्वाधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो प्रमुख रूप से आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है ना। और आप सभी को पता होगा जो कोयला है वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। किस क्रम की चट्टानों से? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन था हमारा कि किसे भूरा कोयला कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, आपका एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करें। मैंगनीज, निकिल, क्रोमाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, मीका। उपरोक्त में से कौन से खनिज प्रकृति में धात्विक है, मतलब कौन सा धात्विक है पूछा जा रहा है। धात्विक प्रकृति का खनिज पूछा जा रहा है। तो मैंगनीज तो धात्विक है, निकिल भी धात्विक है ना, क्रोमाइट भी आपका धात्विक है, आपका बॉक्साइट, मीका और डोलोमाइट है ना, इसमें बताना है। इसमें आपका देखो बॉक्साइट भी क्या है जी, आपका बॉक्साइट भी आपका धात्विक है। तो अब क्या बच गया आपका, डोलोमाइट और मीका, ये आपका धात्विक नहीं है। ठीक है, डोलोमाइट और मीका आपका धात्विक नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3 और क्या हो जाएगा आपका 5 है ना, 1 2 3 और 5 इसका सही आंसर होगा। मैंगनीज भी धात्विक है, निकिल भी धात्विक है, क्रोमाइड भी धात्विक है ना, और इसके बाद आपका बॉक्साइट भी धात्विक है। 1 2 3 और 5, बाकी डोलोमाइट और मीका ये आपका धात्विक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5 इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैंगनीज, निकिल है ना, क्रोमाइड, उसके बाद बॉक्साइट। मैंगनीज, निकिल, क्रोमाइड और बॉक्साइट ये सब आपका धात्विक है, जबकि आपका देखो क्या है, आपका डोलोमाइट और मीका ये आपका धात्विक नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका जस्ता का उत्पादन कौन से राज्य से होता है, तो आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो आपका राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है। जो जिप्सम है, जिप्सम से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बना देते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग है आपका हड्डियों को जोड़ने में, है ना, खिलौने बनाने में, आपका मूर्तियों बनाने में किया जाता है। ये आपको याद रखना है ना। CaSO4 × ½ H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो भारत में कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जब पर राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी घाटियों में से कौन गोंडवाना काल में कोयला भंडारण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है। सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गोदावरी नदी घाटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी। ठीक है, तो कौन सी जो नदी घाटी है वो गोंडवाना काल के कोयला भंडारण के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है, तो दामोदर नदी घाटी। ये कई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।